प्री हिस्टोरिक एज, इसी को स्टोन एज भी कहते हैं क्योंकि अभी तक कोई मेटल डिस्कवर नहीं हुआ है, इसीलिए स्टोन के ही टूल्स यूज होते थे। इसीलिए प्री हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, स्टोन एज सब एक ही है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे जो डिवीजन ऑफ हिस्ट्री होता है बेस्ड ऑन रिटन रिकॉर्ड्स। तो रिटन रिकॉर्ड्स के हिसाब से हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, वो पढ़ेंगे। और उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा होगा स्टोन एज। फिर हम लोग पढ़ेंगे जो स्टोन एज को कैसे डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो पहले रिटन रिकॉर्ड के बेसिस पे 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ, उसके बाद स्टोन एज भी टाइम के हिसाब से 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फिर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द 3 एजेस, यानी पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक इंपॉर्टेंट फीचर्स, और इंपॉर्टेंट साइट्स यानी कुछ जो साइट्स डिस्कवर हुए हैं ये तीनों एज के, वो पढ़ेंगे हम लोग। और फाइनली हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोन एज। तो स्टोन एज के बारे में से पहले मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला होता है प्री हिस्ट्री, सेकंड जो होता है वो है प्रोटो हिस्ट्री, और थर्ड जो होता है वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर जिसे हम लोग सिर्फ हिस्टोरिक एरा या फिर हिस्ट्री बोलते हैं। तो प्री हिस्ट्री जो होता है, तो प्री हिस्ट्री में क्या होता है, कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास, यानी उस समय राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी। तो और प्रोटो हिस्ट्री जो होता है उसमें रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं पर वो डिसिफर्ड नहीं हुआ है, उसमें क्या लिखा है हमें नहीं पता। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। थर्ड जो आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद, यानी वैदिक एज, और ये वो सब मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं क्योंकि वहाँ पे हम लोग पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं और साथ ही साथ वो डिसिफर्ड भी है, तो हम लोग जानते हैं उसमें क्या लिखा है। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो है प्री हिस्ट्री यानी स्टोन एज, यानी जिसमें हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, वो पढ़ेंगे। तो इसे हम लोग स्टोन एज इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि कोई मेटल भी डिस्कवर नहीं हुआ है, इसीलिए स्टोन टूल्स ही मेनली यूज होते थे। तो अब हम लोग स्टोन एज को डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में, जो कि पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। और ये जो डिवीजन हुआ है ये टाइम के बेसिस पे हुआ है, कुछ ईयर्स में सबसे पुराना पेलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। तो अब इसका हम लोग वर्ड्स को तोड़ के देखते हैं इसका मीनिंग क्या बनता है। तो पेलियो मीन्स ओल्ड, लिथिक यानी लिथोस मीन्स स्टोन, तो इसका मतलब सिंपल होता है ओल्ड स्टोन एज, क्योंकि सबसे पुराना है, सबसे ओल्ड, तो ओल्ड स्टोन एज होता है। फिर हम लोग आते हैं मेसोलिथिक में। तो मेसोलिथिक बना है मीजो और लिथिक से, यानी मिडल, और स्टोन यानी मिडल स्टोन एज। और जो नियोलिथिक एज है वो बना है न्यू, और लिथिक यानी स्टोन, तो न्यू स्टोन एज। तो ये सिंपल आप देख सकते हैं टाइम जोन से डिवाइडेड है, ओल्ड, मिडल और न्यू। तो टाइम से डिवाइडेड हम लोग किए हैं स्टोन एज को। तो अगर टाइम से डिवाइड हुआ है तो हम लोग को ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि किस टाइम में कौन सा जोन एज एग्जिस्ट करता था। तो हम लोग टाइमलाइन बनाते हैं इसके लिए। तो टाइमलाइन में जो पेलियोलिथिक जो ह्यूमंस थे वो एग्जिस्ट करते थे अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो से, यानी मतलब जब ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ था तब से लेकर कि अराउंड 10,000 BC तक। तो तब तक वो ज़्यादा डेवलपमेंट ह्यूमंस में नहीं हो पाया था और हम लोग सिर्फ ओल्ड स्टोन एज में थे। जो मेसोलिथिक एज है वो अराउंड सिर्फ 2000 साल के लिए रहा, यानी 10,000 BC से 8,000 BC तक। और 8,000 BC के आगे जो स्टोन एज एग्जिस्ट किया बिफोर हड़प्पन, वो नियोलिथिक में आता है। ठीक है, तो ये आप टाइम जोन समझ गए होंगे। तो ऐसा क्या हुआ 10,000 BC में कि एक सडन डेवलपमेंट हुआ फ्रॉम पेलियोलिथिक टू मेसोलिथिक? तो वो मैं बता देता हूँ कि जो डेवलपमेंट हुआ वो था एक क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण थोड़ा क्लाइमेट में वार्मथ हुई। तो क्लाइमेट वार्म होने से क्या होता है, ग्रासलैंड्स डेवलप करते हैं। तो ग्रासलैंड डेवलप होने से क्या होगा, ग्रासलैंड डेवलप्ड होंगे तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, जो ग्रेजिंग एनिमल्स है, उनकी तादाद बढ़ेगी। तो उनकी तादाद बढ़ेंगे तो क्या होगा, इससे डोमेस्टिकेशन होगा। तो डोमेस्टिकेशन होगा तो थोड़ा सेटल्ड लाइफ होगा। तो यही डिफरेंस हुआ, क्रिएट किया जो 10,000 BC में, जिससे हम लोग पेलियोलिथिक से मेसोलिथिक में आ सके। हम लोग का सिविलाइजेशन में एक डेवलपमेंट आ चुका, और वो था क्लाइमेट का वार्म होना। और अब 8,000 BCE से हम लोग ने पॉलिश स्टोन और अच्छे खासे टूल्स डेवलप करने स्टार्ट कर दिए थे, तो हम लोग फिर थोड़े ज़्यादा एडवांस्ड मॉडर्न में हो गए थे। तो वो नियोलिथिक में हुआ। और 6,000 BC में आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि फर्स्ट एग्रीकल्चर वो नियोलिथिक एज में हुआ है, जो कि अराउंड 6,000 BCE में हुआ है, यानी बिफोर करंट एरा। तो 6,000 BCE में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा।
तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द थ्री एजेस, यानी तीनों में जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे, क्या डिस्टिंक्ट करता है तीनों को। तो सबसे पहले टूल्स, जो पेलियोलिथिक में था वो बहुत ही बड़े बड़े बिग रफ टूल्स था। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ खास नहीं है, एकदम बिल्कुल ब्लंट रफ टूल्स है, और यही यूज़ होता था पेलियोलिथिक एज में। अब आते हैं हम लोग मीजोलिथिक एज में। जो मीजोलिथिक एज में हम लोग माइक्रोलिथ्स यूज़ करते थे। तो ये माइक्रोलिथ्स मतलब क्या होता है? माइक्रो मीन्स स्मॉल और लिथो मीन्स स्टोन। तो ये बहुत ही स्मॉल स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। तो ये अराउंड 2 to 5 इंच यानी बहुत छोटे होते थे। पहले जो पेलियोलिथिक थे उससे कंपैरिजन में बहुत छोटे, और इन छोटे को हम स्टोन टूल्स को हम लोग बोन्स और वुड्स में लगाते थे। तो आप देख सकते हैं ये टूल कितने छोटे थे, और ये इन छोटे छोटे को बोन्स या वुड्स पे लगा के हम लोग सॉज या सिकल्स बनाते थे। तो आरी के हम लोग काम लेते थे इन छोटे छोटे को अटैच करके बोन या वुड में। तो मीजोलिथिक में माइक्रोलिथ्स का डेवलपमेंट हुआ। नियोलिथिक में हम लोग और थोड़ा एडवांस होते हैं, और टूल्स जो है वो पॉलिश्ड होने लगे। वो रफ और ब्लंट नहीं थे पेलियोलिथिक के जैसे, ये बिल्कुल ही फाइन कटिंग एज होता था, बिल्कुल शार्प टूल्स होते थे। तो ये अभी भी स्टोन एज के ही थे, इसलिए ये स्टोन टूल से थे। आप फोटो में देख सकते हैं कि कैसे ये बिल्कुल पॉलिश्ड है, और इसमें आप एरो के हेड्स भी देख सकते हैं। तो लकड़ी से ला के इनमें तीर भी बनाए जाते थे, और बहुत ही तरह के मोटार्स और पेस्टल्स, यानी जिसे हम लोग हिंदी में ओखली बोलते हैं, वो भी बनाए जाते थे। तो बहुत सारे पॉलिश्ड टूल्स यूज होने लगे नियोलिथिक एज में। तो टूल्स के मामले में आप देख सकते हैं क्या डिफरेंट था इन तीनों में। तो अब आप लोग को बताते हैं कि जो इन लोग का मेन ऑक्यूपेशन था उसमें क्या डिफरेंट था। तो आप जब आपके पास सिर्फ ब्लंट टूल्स होंगे, बड़े बड़े टूल्स होंगे, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ हंटिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? आप फूड गैदरिंग कर सकते हैं, यानी फल तोड़ना, फल जो भी कहीं उगा हुआ वाइल्ड फ्रूट्स वो सब खाना। तो हंटिंग और फूड गैदरिंग मेन ऑक्यूपेशन था। जब मीजोलिथिक एज में आते हैं तो यहाँ डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ग्रासलैंड्स डेवलप हुए, तो पैस्चर लैंड डेवलप हुए, तो डोमेस्टिकेशन बढ़ा। तो यहाँ पे अब क्या होता था? हंटिंग, फूड गैदरिंग, उसके साथ साथ डोमेस्टिकेशन भी। नियोलिथिक में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। तो एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के कारण जो मोर सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ा, एक विलेजेस एस्टैब्लिश होने लगी। मतलब पहले लोग घूम घूम के घूमते थे, पर अब सेटल्ड लाइफ एस्टैब्लिश हो गया जब से एग्रीकल्चर आया। एक एग्रीकल्चर लैंड के पास लोग डोमेस्टिकेशन भी करते थे और एग्रीकल्चर भी करते थे। तो ये डिफरेंस हुआ नियोलिथिक में। अब हम आपको बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स। तो इंपॉर्टेंट साइट्स जो पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक के टाइम का है वो है भीमबेटका, इसे जो कि अभी मध्य प्रदेश भोपाल के आसपास में है। तो ये जो साइट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अराउंड 500 रॉक शेल्टर्स हैं। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट साइट है वो है नियोलिथिक साइट, जो कि मेहरगढ़ में है, जो कि करंटली पाकिस्तान में है। तो ये जो साइट है ये उस टाइम के नॉर्थ वेस्ट इंडिया के फ्रंट में पाया जाता था, और ये वो जगह है जहाँ पे फर्स्ट एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो हम दो इंपॉर्टेंट साइट्स अभी तक पढ़ चुके हैं, भीमबेटका और मेहरगढ़। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका जो है वो पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक साइट है, जबकि मेहरगढ़ नियोलिथिक साइट है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पेलियोलिथिक में टूल्स ब्लंट और ये थे, मीजोलिथिक में काफ़ी माइक्रोलिथ्स यूज हुआ, नियोलिथिक में पॉलिश टूल्स। ऑक्यूपेशन के वाइज देखें तो हंटिंग, फूड गैदरिंग से डोमेस्टिकेशन, देन एग्रीकल्चर में आए। और इंपॉर्टेंट साइज आप देख सकते हैं, एक भीमबेटका था जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इसमें 500 से ज़्यादा केव शेल्टर्स हैं, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरा जो है वो मेहरगढ़ है, इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यहाँ फर्स्ट एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मीजोलिथिक के बारे में है वो तो आप जानते ही हैं कि माइक्रोलिथ्स जो है वो मीजोलिथिक के टाइम में डेवलप हुआ। तो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं ओसीपी के बारे में, यानी ओकर कलर्ड पॉटरी। तो जो ये नियोलिथिक टाइम है, इसी टाइम में व्हील का भी डिस्कवरी हुआ। तो व्हील से पॉटर्स व्हील डिस्कवर हुआ, जिसके कारण ओकर कलर्ड पॉटरी यानी ओसीपी हम लोग डेवलप करने स्टार्ट कर चुके थे नियोलिथिक एज में। तो नियोलिथिक में एग्रीकल्चरल, व्हील और साथ साथ ओसीपी भी डेवलप हुआ। तो हम लोग कैप्सूल को पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो आप देख सकते हैं स्टोन एज में पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक है। पेलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज जिसमें बिग और रफ स्टोन थे। मीजोलिथिक में मिडिल स्टोन एज, माइक्रोलिथ्स यूज होते थे। नियोलिथिक में न्यू स्टोन एज यानी पॉलिश टूल यूज होते थे। भीमबेटका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट में पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक साइट, इसमें 500+ रॉक शेल्टर्स है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मेहरगढ़ जो है वो नियोलिथिक साइट है। एग्रीकल्चरल स्टार्टेड हियर, और एग्रीकल्चरल जो किस एज टाइम स्टार्ट हुआ? 6000 BC में। अब कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो सेटल लाइफ स्टार्टेड कब हुआ? इन विच एज?
तो आप जानते हैं सेटल्ड लाइफ एग्रीकल्चर के स्टार्ट हुआ होगा प्रोडक्शन ऑफ फूड के साथ, तो वो नियोलिथिक एज विल बी द आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फूड प्रोडक्शन स्टार्टेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो आप जानते हैं वो मेहरगढ़ है जो कि होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो यानी इसका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया। व्हील वॉज इन्वेंटेड इन विच एज, तो अब मैंने बताया ही नियोलिथिक एज में। स्मॉल टूल्स वेर यूज्ड इन विच एज, तो स्मॉल टूल्स यानी माइक्रोलिथ्स, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये होगा मेसोलिथिक एज। पॉलिश टूल्स वेर यूज्ड इन विच एज, तो पॉलिश टूल्स आप जानते हैं नियोलिथिक में स्टार्ट हुआ था। वेयर इन इंडिया मोर देन 500 डॉग शेल्टर्स, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, भीमबेटका विल बी द आंसर, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आपका हमारी क्लास पसंद आया है, और आगे के वीडियोस देखना ना भूलिए ताकि हिस्ट्री का जो कंप्लीट सिलेबस है वो पूरा हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।